हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने देखे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरिकल, वो सारे क्वेश्चंस आज हम लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपसे जोड़ रहे हैं। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चन जो हैं उनका हमने कॉम्बिनेशन बनाया है और मैक्सिमम क्वेश्चन को हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। इसमें ऑडिटिंग से भी क्वेश्चन हैं, मैनेजमेंट से भी हैं, अकाउंटेंसी से भी हैं, पार्टनरशिप से भी हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर हम इसको लेकर आए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 2012 में जब लास्ट टाइम ये पेपर हुआ था तो उस टाइम पर सिलेबस अलग था और आज ये सिलेबस जो है वो अलग है, इसलिए पैटर्न काफ़ी बदल गया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें भी विथ इन सिलेबस हैं और उनको हम यहाँ चर्चा कर लेंगे, और जो आउट ऑफ सिलेबस अब हो गए हैं वो भी हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कोई भी आपसे छूट ना पाए। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या वित्तीय विवरण की संज्ञा में सम्मिलित नहीं है। मतलब कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता। तो आपको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पीएल अकाउंट है, चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट भी है, और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी फाइनेंशियल अकाउंट माना जाता है। तो याद रखिए, अब जो नया कंपनीज एक्ट आया है 2013 में, जो एक्ट आया है उसके सेक्शन 240 में कंपनी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो दिए गए हैं। और इस सेक्शन में 5 स्टेटमेंट को क्या माना गया है, 5 स्टेटमेंट्स को ही क्या है दर्जा दिया गया है, मान्यता दी गई है। उनमें से ये 3 जो हमने टिक किए ए बी और सी, ये मान्यता प्राप्त जो हैं वो विधिवत क्या हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, मतलब कि वित्तीय विवरण हैं, लेकिन संचालकों की रिपोर्ट जो है वो प्रतिवेदन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो नोट ज़रूर देख लें। नोट दिया गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी संचालकों का जो प्रतिवेदन है, संचालकों की रिपोर्ट, वो यहाँ वित्तीय विवरण नहीं है। तो वित्तीय विवरण में कितने चीज़ें आती हैं, 5 चीज़ें आती हैं। इस पर हमारा वीडियोस जो है वो कुछ दिनों में आने वाला है, जिसको हम बताएंगे कि वो 5 स्टेटमेंट कौन से होते हैं। और हमने एक कंपनीज एक्ट 2013 पर सेक्शन के संबंध में एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख लें तो काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कंपनीज एक्ट कब लागू हुआ, इसमें कितने सेक्शन हैं, इसमें कितने शेड्यूल हैं, इसमें कितने चैप्टर हैं। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है उस वीडियो में हमने प्रोवाइड की है। आप हमारे वीडियोस में हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की व्यवस्था के अनुसार कंपनी के स्थिति विवरण की प्रस्तुति है। तो पहले जब कंपनी अधिनियम 1956 यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाई होता था, तो उस टाइम पर कंपनी का जो स्थिति विवरण है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस शीट दोनों फॉर्मेट में बनाई जाती थी, क्षैतिज भी बनाई जाती थी और उदग्र भी। इंग्लिश में कहें हम कि कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी अधिनियम 1956 में कैसी बनाई जाती थी, तो वर्टिकल भी बनाई जा सकती थी और हॉरिजॉन्टल भी बनाई जा सकती थी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में ये व्यवस्था बदल गई है और कंपनीज एक्ट 2013 में सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ही बना सकते हैं, मतलब सिर्फ उदग्र प्रारूप ही बना सकते हैं। किस में बना सकते हैं, वो 2013 के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर हम 1956 के अकॉर्डिंग देखें, जो कंपनीज एक्ट पुराना एक्ट है, उसमें दोनों प्रकार के प्रारूप जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। मतलब क्षैतिज प्रारूप में भी बैलेंस शीट बना सकते हैं और उदग्र यानी कि वर्टिकल फॉर्मेट पे भी बना सकते हैं। तो 1956 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को मान्यता देता है, लेकिन कंपनीज एक्ट जो नया 2013 अप्लाई है, इसमें सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट को ही बैलेंस शीट में मान्यता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि 1956 से लेकर आज 2013 में जो एक्ट बदल दिया गया है, तो क्या बदलाव हुए, इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप हमारे चैनल्स पर देख लें। अब जल्दी से हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं
तो ये क्वेश्चन जो अभी आपको बताया ये वही क्वेश्चन है कि किस फॉर्मेट में 1956 में बनाया जा सकता था। तो हमने बताया था आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब कि दोनों फॉर्मेट में बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं और हम वर्टिकल भी बना सकते हैं। कब बना सकते थे ये 1956 की व्यवस्था में, लेकिन अब जो व्यवस्था है वो सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट की है। अब देख लेते हैं, यदि कोई साझेदार व्यापार में अतिरिक्त पूंजी लगाता है या व्यापार को ऋण प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। तो ये आपको पता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी संलेख के अभाव में अगर कोई साझेदार कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करता है, कुछ ऋण देता है, लोन प्रोवाइड करता है, तो 6% प्रतिवर्ष उस ऋण पर ब्याज दिया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद अब देख लेते हैं कि आगे पेपर में और क्या आया था। तो देखिए काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हम आपको पूरी लिस्ट आगे तक बताते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बनाकर 2012 में पेपर दिया, तो अब इस बार भी हम उम्मीद लगाते हैं कि कम से कम 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100 में से आएंगे, जिसमें 8-10 तो आपके मैथ्स के रहेंगे, क्योंकि एक पूरी यूनिट बिजनेस मैथ्स है जो यूनिट नंबर आपकी 8th में दी गई है। तो आप याद रखिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आपको जो है बहुत अच्छे से कवर अप करना है। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन या 20 से 22-23 क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए थे। तो इस बार भी उम्मीद है कि 15 से 20 क्वेश्चन या 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब जल्दी से हम ये क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये आपके कॉस्ट अकाउंट से संबंधित है। इसमें सामग्री की लागत दी है, मटेरियल। अभी 2 दिन पहले ही हमने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और इसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना बताया था। इस क्वेश्चन में आप देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। इस स्थिति में यह पूछा गया है कि उत्पादन लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी। COP पूछा गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट आपका क्या हो गया, ये मटेरियल दिया हुआ है। फिर उसके बाद श्रम लागत, मतलब ये डायरेक्ट आपको क्या दी है, लेबर दिया है, जिसको हम डायरेक्ट वेजेस भी कहते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहाँ दिए गए हैं। इन तीनों का यदि हम टोटल कर दें तो 20,000, 10,000 और 5,000, ये टोटल आपका हो जाता है 35,000। अब बताइए 35,000 को हमने क्या नाम दिया था, PC नाम दिया था, ये प्राइम कॉस्ट हो गई। फिर 15,000 रुपये हम इसमें जोड़ देते हैं, किस चीज़ के, ये ऐड कर देते हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड के 15,000 हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50,000। और दूसरी कॉस्ट कौन सी आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। हिंदी में इसको कार्य लागत या कारखाना लागत भी कहा जाता है। इसके बाद अगला व्यय जो आता है वो प्रशासनिक उपरिव्यय, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्रशासनिक उपरिव्यय 10,000 दिया है, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो 50,000 में जैसे हम 10,000 रुपये ऐड करते हैं तो 60,000 आ जाता है। और ये आपकी कॉस्ट कौन सी हो जाती है, ये आपकी COP हो जाएगी, जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, या इसी को हम ऑफिस कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ऑफिस कॉस्ट किसके बाद आती है, ये ऑफिस कॉस्ट आती है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। यदि हम फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड कर दें, ऑफिस ओवरहेड ऐड कर दें, ऑफिस ओवरहेड OO ऐड कर दें, तो अब जो आता है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन लागत कहते हैं, या उत्पादन लागत को हम कार्यालय लागत या ऑफिस कॉस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ आपका आंसर 60,000 आया। तो देखिए 60,000 ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो C आपका करेक्ट हो जाएगा। अब जो बिक्री वितरण व्यय दिए हैं उनको यहाँ ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर हम ऐड कर देते तो यहाँ टोटल कॉस्ट आ जाती, लेकिन हमसे टोटल कॉस्ट नहीं पूछी है बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा गया है। वो एक स्टेप और आगे बढ़ते तब आता। तो आपका राइट आंसर जो है वो 60,000 हो जाएगा। अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। तो जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए वो इस तरीके से दिया गया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंस है। इन तीनों का टोटल हो गया था, तो वो हमने बताया था 35,000। वो आपका क्या आया था, वो आपकी आई थी प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में हम
फैक्ट्री ओवरहेड के 15,000 ऐड कर देते हैं, तो जो फैक्ट्री ओवरहेड कारखाना ऊपर वे जोड़ेंगे तो 50,000 आपका कौन सी लागत आ जाएगी, ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। और फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम ऑफिस ओवरहेड भी कहते हैं, क्योंकि ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन होता है और फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। तो कार्यालय में क्या होता है, प्रशासन होता है, तो प्रशासनिक उपरिव्यय 10,000 है, वो और हमने ऐड किया तो फाइनली आपका कितना आ गया, 60,000। और इस 60,000 को हम कौन सी कॉस्ट कहेंगे, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP कहा जाएगा, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, उत्पादन लागत। और इस क्वेश्चन में हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूछा गया था, तो आपका आंसर ये हो गया 60,000। हमने इंग्लिश में भी आपको करके बता दिया। अब बहुत जल्द आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। इस अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सी मद से वित्तीय लेखे का लाभ लागत लेखों की तुलना में कम हो जाता है। तो ये आपका कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड है, जो आज भी आपके सिलेबस में है। तो देखिए इसमें वो मदें हमको देखना है जिनका लेखा लागत लेखों में नहीं होता जबकि वित्तीय लेखों में होता है। इंग्लिश में कहें तो वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, वो फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो यहाँ कारखाने से संबंधित व्यय फैक्ट्री में आते हैं, सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड में आते हैं, और आपका कारखाना प्रबंधक का वेतन ये फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। लेकिन कौन सा एक्सपेंस है जिसको हम कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो वो आपका C पॉइंट है। C पॉइंट एक ऐसी मद है जिसका लेखा वित्तीय लेखों में होता है, क्योंकि ये पेंशन है। पेंशन फाइनेंशियल अकाउंट में आती है, कॉस्ट अकाउंट में पेंशन का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका C राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये पूछा गया है कि वित्तीय लेखों का लाभ लागत लेखों की तुलना में कम हो जाता है। तो लागत लेखों की तुलना में कम हो जाता है वो इसकी वजह से हो जाता है। ये आपको मत दी है, C आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको लागत लेखों में नहीं लिखा जाता, वित्तीय लेखों में फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया है। ये आपका क्वेश्चन व्यापारिक लेनदार 10,000 दिए हैं, अदत्त व्यय लेनदारों का 10% है और चालू अनुपात बोला है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो अब इस सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं। वे वजह इस पर डिस्कशन हमको नहीं करना, क्योंकि ये आपका करेंट रेशियो से संबंधित है, चालू अनुपात से। और चालू अनुपात किसका सब्जेक्ट मैटर है, रेशियो एनालिसिस का है। और रेशियो एनालिसिस आपके सिलेबस में अभी नहीं है, मतलब अनुपात विश्लेषण आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आप, लेकिन प्रैक्टिकल काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, बस प्रैक्टिकल मोड जो है उसको समझ लें। 20-22 क्वेश्चन या लगभग 25 क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली आए हैं, तो आपको भी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे कि PSC जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहा है। तो आपको इस ट्रेंड को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन ब्याज से संबंधित है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। बोला गया है कि 4% की दर से 5 लाख रुपये 5,62,432 रुपये हो जाते हैं कितने वर्ष में, तो ये 4 वर्ष में हो जाते हैं। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज को समझते हैं तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है, तो 5 लाख पर ब्याज निकाला जाएगा, फिर 5 लाख का 4% ब्याज आ जाएगा 20,000, वो ऐड कर देंगे 5,20,000 हो जाएगा। फिर 5,20,000 का 4% निकालेंगे, वो भी ऐड कर देंगे, और फिर 5,20,000 में जो ऐड करा, फिर जो नया एडिशन आया उसका भी 4% निकालेंगे। इस तरीके से 3 वर्ष तक हम ये प्रक्रिया करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5,62,432 मिल जाएगा। जब हम अपना यूनिट नंबर 8 आपको पढ़ाएंगे तो इसके संबंध में हम पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी सिर्फ हम आपको पैटर्न समझा रहे हैं, तो पैटर्न आप समझ गए हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कि जब प्रतिभूतियों के क्रय का विकल्प दिया जाता है तो ये विकल्प क्या कहलाता है। और ये जो सिलेबस है, ये जो क्वेश्चन है वो भी अभी आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इस तरीके की जो सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटी से संबंधित किसी भी यूनिट में नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं। जब क्रय का विकल्प दिया जाता है तो उसको हम कॉल ऑप्शन कहते हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कॉल विकल्प। और जब हम विक्रय की बात करते हैं तो उसको पुट
ऑप्शन कहते हैं, मतलब पुट ऑप्शन मतलब पुट विकल्प कहते हैं। तो कॉल ऑप्शन का संबंध किससे है? क्रय से है, जबकि पुट ऑप्शन का संबंध किससे है? विक्रय से है। इंग्लिश में समझने, कॉल ऑप्शन जो है इसका जो रिलेशन है वो किससे है? परचेस से है, और जबकि पुट ऑप्शन जो है वो आपका सेल्स रिलेटेड है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ फ़िलहाल क्रय की बात की है तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी ये सिलेबस में नहीं है। अब इसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको दी हैं, ये भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे आपने रिच एंड पुअर्स का नाम सुना होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर ये काफ़ी फेमस संस्था है जो कि कंपनी को क्या है, रेटिंग देती है उनकी वर्किंग के आधार पर और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के आधार पर। भारत की भी भारतीय कंपनियां जो हैं वो क्रिसिल है, क्रिसिल के बाद दूसरी कंपनी ICRA है, ICRA के बाद CARE ये भी है। तो ये चारों कंपनियां जो हैं वो क्या हैं? ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो कि हमारे भारतीय कंपनियों को क्या प्रोवाइड करती हैं? ये क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं कि उन कंपनियों में उनकी इफ़िशेंसी और उनकी वर्किंग जो कंडीशन है वो कैसी चल रही है, उसके आधार पर और फाइनेंशियल पोजीशन के आधार पर भी ये रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों संस्थाएं जो हैं वो भारतीय संस्थाएं हैं, और तीनों जो संस्थाएं हैं वो आज भारत में रेटिंग प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं। हमने आपको शुरुआत में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के बारे में बताया था, तो यूनिट नंबर 1 से आज आपके सिलेबस में ये अभी भी दिया गया है। तो यूनिट नंबर 1 में आपका ये टॉपिक आज भी मौजूद है कि लेखांकन अवधारणा आय संज्ञान से सुसंगत नहीं है। तो यहाँ कौन सी अवधारणा है जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजर नहीं है, मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम एक्सपेंस और सुमेलन का मतलब होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम जब प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को लेस करते हैं, मतलब आय में से व्यय को घटाया जाता है, इस तरीके से लाभ आता है। तो पहली अवधारणा जो है वो सुमेलन किससे संबंधित है? लाभ यानी कि आय से संबंधित है, जैसा हमने लिखकर बताया। वसूली अवधारणा, आय जब हमें वसूल हो जाती है, एक्चुअली मिल जाती है। एक आय उपार्जित होती है जिसको हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखते हैं, और एक आय जब हमको मिल जाती है, वसूल हो जाती है, तो उसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में रखते हैं। तो कुल मिलाकर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दूसरी अवधारणा भी आय से संबंधित है। तीसरी अवधारणा को फिलहाल छोड़ दें और चौथी अवधारणा देखें, कंसर्वेटिज्म, जिसको हम परंपरावादी या रूढ़िवादिता अवधारणा कहते हैं। तो परंपरावादी अवधारणा क्या कहती है? ये कहती है कि हानि का प्रावधान करो, हानि का प्रावधान करो मतलब लॉस जो है उसका प्रोविज़न करो, लेकिन आय या लाभ जो है उसका प्रावधान ना करो। तो ये भी किसी तरह जो है आय का प्रावधान नहीं करने की बात कर रही, मतलब आय से संबंधित है। इनकम यहाँ मेंशन है। तो आपकी ए, बी और डी ये तीनों जो हैं वो आय से संबंधित हैं, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व जिसको हम सेपरेट एंटिटी कहते हैं, सेपरेट एंटिटी जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है? कैपिटल से रिलेटेड है, वो आपकी ड्राइंग से रिलेटेड है, लेकिन कहीं भी वो इनकम से रिलेटेड नहीं है। इसलिए आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इनकम से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए यहाँ इंग्लिश में देख लें, डज नॉट लिखा है और हिंदी में क्या लिखा है? सुसंगत नहीं है। तो नहीं देखना था हमको, तो कौन सी संबंधित नहीं है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम और रेवेन्यू। तो आपका आंसर यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की व्यवस्था के अनुसार, तो ये क्वेश्चन हम ले चुके हैं और इसका आंसर हमने आपको क्या बता दिया था? सी बता दिया था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोई भी फॉर्मेट जो है वो लिया जा सकता है कंपनी अधिनियम 1956 में। इसी का ये इंग्लिश दिया है, तो सी ऑप्शन हमने आपको बताया था, काफ़ी अच्छे समझा दिया है। अब व्यापारिक छूट का लेखा ये पूछ रहे हैं, ग्राहकों को प्रदान की गई व्यापारिक छूट मतलब ट्रेड डिस्काउंट की यहाँ बात कर रहे हैं, व्यापारिक छूट की बात कर रहे हैं कि इसका लेखा कहाँ होता है? क्या विक्रय वही में होता है? नहीं होता। क्या जनरल में होता है? बिल्कुल नहीं होता।
क्या रोकड़ भाई जो 3 कॉलम कैश बुक होती वहाँ होता, नहीं होता। अरे ये व्यापारिक छूट है, ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट का लेखा ही नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। ये व्यापार की सामान्य नीति के अंतर्गत दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सामान्य नीति के अंतर्गत कौन सा बट्टा दिया जाता है, तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, और ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। व्यापारिक बट्टे को पुस्तकों में नहीं लिखा जाता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय है, तो पूंजीगत व्यय हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा है। मशीन एवं संयंत्र का बीमा प्रीमियम नहीं, बीमा प्रीमियम कराना जो है व्यापार का डेली रूटीन एक्सपेंस है, इसलिए ये आयगत व्यय है, क्योंकि हर महीने या हर 3 माह में या हर साल का बीमा हम करा लेते हैं। उसकी किस्तें मंथली हो सकती हैं, 3 मंथली हो सकती हैं, 6 मंथली हो सकती हैं, और ईयरली भी हो सकती हैं। क्या कार्यालय के लिए खरीदे गए उपकरणों पर चुकाया गया बिक्री कर दिया है। फिर कार्यालय में प्रयुक्त फर्नीचर खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज दिया है, और किराया क्रय पद्धति पर खरीदे गए मशीन के मासिक किराए का भुगतान। तो यहाँ बताइए पूंजीगत व्यय क्या है। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं लगभग सब मदें लगती हैं कि ये पूंजीगत व्यय है, लेकिन इनमें से एक ही पूंजीगत व्यय माना जाएगा। वो क्या होगा, तो वो पूंजीगत व्यय आपका हो जाएगा किराया क्रय पर खरीदी गई मशीन के मासिक किराए का भुगतान। मतलब हमने जब किराया क्रय पद्धति पर किसी चीज़ को ख़रीदा है, तो जब हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट में दी जाती है, मतलब मशीन की लागत में। तो मशीन की लागत से संबंधित यहाँ ऑप्शन डी है, तो आपका यहाँ राइट आंसर 35वें क्वेश्चन का डी हो जाएगा। बाकी आयगत व्यय दिए हैं, बिक्री कर आयगत है, ऋण पर ब्याज आयगत है, और बीमा प्रीमियम भी आयगत है। लेकिन ये मासिक किराया ये एक प्रकार से लागत चुका रहे हम। किराया क्रय पद्धति का मतलब ये होता है जब तक हम किसी चीज़ को खरीद लेते हैं और अंतिम किस्त नहीं चुका देते, तब तक उसके मालिक नहीं बन जाते। तो यहाँ किराया क्रय पद्धति में इंस्टॉलमेंट आती हैं, यहाँ मासिक किराया इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट हमेशा कॉस्ट ऑफ मशीन होता है, मशीन की लागत का एक हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ ये पूंजीगत व्यय होगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि आपके व्यापार में स्थायी संपत्तियां यदि उपहार में प्राप्त हुई तो कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा। स्थायी संपत्तियां आपको उपहार में मिली हैं, तो एंट्री हो जाएगी स्थायी संपत्ति खाता हो जाएगा डेबिट, यानी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट यानी कि पूंजी संचय खाता यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ दानदाता का खाता नहीं खोला जाएगा, क्योंकि दानदाता ने संपत्तियाँ दे दी हैं। अब दानदाता का खाता यदि आप क्रेडिट कर देंगे, देने वाले का खाता तो क्रेडिट होता है, अगर आप इसे क्रेडिट कर देंगे तो बाद में फिर बंद कैसे करेंगे डेबिट करने के लिए। तो इसलिए याद रखिए, जो खाता आगे जाके बंद नहीं हो सकता वो खाता खोला ही नहीं जाता है, और ये हमारा एक प्रकार का लाभ है, और इस लाभ को हम कहाँ ले जाएंगे, पूंजी संचय में। तो पूंजी संचय यानी कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा दान में मिली संपत्ति का। तो पहली यूनिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब आगे देख लेते हैं स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, ये साझेदार की मृत्यु मतलब पार्टनरशिप से है, और यूनिट नंबर 2 से इसका रिलेशन है। यहाँ पूछा गया है कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो जीवन बीमा पॉलिसी यानी इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो प्रीमियम वो चुकाते रहे, किसी पार्टनर की डेथ होने पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो पहले ले लेते हैं। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी उन्होंने ली है। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी की रकम कब मिलती है, किसी की डेथ पर मिलती है, और किसी की डेथ नहीं हुई तो मैच्योरिटी पर मिलती है। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ इस अकाउंट को, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को जो रकम क्रेडिट की जाएगी मृत्यु पर, वो कौन से अनुपात में की जाएगी और किस किस को की जाएगी। तो याद रखिए, इसकी रकम जो है वो मृतक साझेदार को भी दी जाती है, और उसके अलावा जितने साझेदार होते हैं उन सभी को दी जाती है। और किस अनुपात में दी जाती है, लाभानी अनुपात में दी जाती है। जो उनका लाभानी अनुपात है उसमें दिया जाएगा। मृतक साझेदार मतलब जो डाइड पार्टनर उसको भी मिलेगा, उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्टनर है उन सबको भी मिलेगा, और उन सब के पूंजी खाते के क्रेडिट में मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ये अमाउंट जो है वो लिखा जाएगा। और किस रेशियो में,
प्रॉफिट लॉस रेशियो में मतलब पीएल रेशियो में लिखा जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपने डेथ ऑफ अ पार्टनर में इसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ा है। यूनिट नंबर 2 का ये क्वेश्चन था। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। किसी अन्य समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज। अन्य समझौते का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप को क्या कोई पार्टनरशिप के बीच में कोई एग्रीमेंट है, तो नहीं है। यहाँ पूछा गया है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। अगर पार्टनरशिप डीड होती और वो डिसाइड कर लेते 6%, 8%, 10% ब्याज मिलेगा तो ब्याज दिया जाता है, लेकिन बिना समझौते के, बिना साझेदारी संलेख के उन्हें कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, नो सैलरी, ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती। कब? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आपका आंसर यहाँ ए हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं जो क्वेश्चन अभी हमने बताया कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट रूल विल बी अप्लाइड, तो हमने बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, कोई फर्म का साझेदार यदि दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया साझेदार की जो पूंजी की कमी है यानी उससे उत्पन्न हानि है उसको भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अन्य साझेदारों द्वारा वहन किया जाएगा। तो किस अनुपात में होगा? मान लो एक पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर हैं और सी यहाँ क्या हो गया, सी यहाँ दिवालिया हो गया। दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को कौन कौन पूरा करेंगे? ए और बी पूरा करेंगे। तो ए और बी किस अनुपात में करेंगे? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ये पूरा करते हैं पूंजी के अनुपात में, मतलब इन कैपिटल रेशियो द डिफिशेंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी कवर्ड। तो जो इंसॉल्वेंट हुआ है पार्टनर, उसकी जो डेफिशिएंसी आई है, जो कमी आई है, उसको किस रेशियो में कवर किया जाएगा? तो कैपिटल रेशियो में उसको कवर किया जाएगा, पूंजी अनुपात में उसको कवर हम करेंगे। इसको याद रखिए। इसमें एक गार्नर वर्सेस मरे रूल है जो कि लंदन में हुआ था। गार्नर वर्सेस मरे जो विवाद हुआ था उसके बारे में भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि वर्ष 1900 में ये केस हुआ था और 1903 में ये डिसीजन हुआ और वो डिसीजन आज भी भारत में अप्लाई होता है। किस जस्टिस ने ये डिसीजन दिया? गार्नर और मरे के बीच में ये विवाद हुआ था, तो तीसरा पार्टनर कौन है? तो वो पार्टनर बिल्किंस था। इसके बारे में भी हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे पेड कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लें। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम उसमें लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। डेली 2 वीडियो लेक्चर आते हैं आधा आधा घंटे के। इसके साथ हमने जो पढ़ाया उसी की PDF फाइल ऐसा नोट्स प्रोवाइड की जाती है और प्रैक्टिस के लिए फिर 25 से 30 हम रोज़ MCQs प्रोवाइड करते हैं। तो डेली का हमारा स्टडी प्लान है ताकि बच्चा एक बार अपनी तत्परता के साथ, अपनी सिंसेरिटी के साथ पढ़ाई में लग जाए और पढ़ाई में बिज़ी रहे, क्योंकि स्टूडेंट पर जब प्रेशर पड़ता है तभी वो पढ़ाई करता है। तो बहुत ही एक अच्छा स्टडी प्लान हम लेकर आए हैं। हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके पूरे स्टडी प्लान को अच्छे समझ सकते हैं। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो आप हमारी मेहनत को सराहते जाइए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कैसा लग रहा है इस पर कमेंट करते जाइए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसलिए आप यहाँ जो है, जब आपकी कोई मदद करता है तो आप उसको थैंक्स बोलते हैं। तो यहाँ भी एग्ज़ाम में आपकी एक छोटी सी हेल्प है हमारी तरफ से, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट कर दें। इसके बाद आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। जो क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो किस रेशियो में उसकी डिफिशेंसी को रिमेनिंग पार्टनर कवर करते हैं, तो वो कैपिटल रेशियो में करते हैं, जैसा कि अभी हिंदी में हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, बहुत जल्दी हम इसको बता देते हैं। ये बैलेंसेस आपको 4 अकाउंट के दिए गए हैं और पूछा गया है कि अगर बोनस इशू करना चाहती है कंपनी, बोनस शेयर इशू करना चाहती है
तो उसके लिए उपलब्ध राशि क्या होगी। तो देखें 1,50,000 दिए हैं कैपिटल रिडम्पशन फंड में, 50,000 दिए हैं शेयर प्रीमियम में, और सामान्य संचय जनरल रिजर्व दिया है 20,000। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 1,50,000 में 50,000 और 20,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है टोटल 2,20,000। लेकिन कंपनी को एक लॉस है। कैसे पता चला लॉस है, तो देखिए डेबिट शेष दिया है, तो डेबिट शेष ये बताता है कि पीएल अकाउंट का डेबिट शेष लॉस होता है। 2,20,000 में से 20,000 लॉस को लेस कर दें तो अवेलेबल अमाउंट कितना आ गया आपका, ये 2 लाख रुपए अवेलेबल अमाउंट आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 लाख। मतलब इस 2 लाख रुपए से कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू कर सकती है। उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जो है वो 2 लाख का हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी कवर करें और हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनको देखें। हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करा रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या आया था, अभी 2 लाख रुपये निकाला है। इंग्लिश वाले जो हैं इसको देख लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें अगर ज़रूरत है तो। इसके बाद आगे ले लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखें क्या है। कौन सा अप्रत्यक्ष व्यय नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये पूछा गया। नॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ऑफिस ओवरहेड भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और एडवर्टाइजमेंट का रिलेशन सेलिंग ओवरहेड से है तो ये भी आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन कौन सा एक्सपेंस इनडायरेक्ट नहीं है, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है आपका, इसका मतलब कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आपका डायरेक्ट लेबर यहाँ आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष व्यय जो है वो बोल रहे हैं कि कौन सा अप्रत्यक्ष व्यय नहीं है, तो जो प्रत्यक्ष व्यय होता है वो अप्रत्यक्ष व्यय नहीं होता। मतलब जो डायरेक्ट आपका एक्सपेंस होगा वो डेफिनेटली इनडायरेक्ट नहीं होगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, आप ये भी आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है कि निविदा या निर्ख मूल्य किसे कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, टेंडर प्राइस पूछी गई है। तो टेंडर प्राइस जो है वो कोटेशन को कहते हैं। जब उत्पादकों से ये पूछा जाता है कि वे किस मूल्य पर माल सप्लाई कर सकते हैं, जब प्रोड्यूसर से पूछा जाता है कि वो किस मूल्य पर सप्लाई कर सकते हैं, कौन सा उनका सप्लाइंग प्राइस होगा, तो उसको हम कोटेशन कहते हैं, इंग्लिश में कोटेशन, और इसी को हिंदी में निविदा मूल्य या निर्ख मूल्य कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। आपकी कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके बाद देख लेते हैं चालू अंक के क्षण। अब ऑडिटिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चालू अंक के क्षण वो होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है, सतत चलता रहता है। तो करेंट ऑडिट इज़ आल्सो नोन एज कंटिन्यूस ऑडिट हो जाएगा, क्योंकि ये रेगुलरली ईयर में चलता रहता है। इसके बाद मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन आया है, और मैनेजमेंट के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो एक्स और वाई कॉन्सेप्ट किसने दी, एक्स और वाई थ्योरी जो दी है वो डगलस मैकग्रेगर ने दी है। तो याद रखिए एक्स और वाई थ्योरी जो दी है वो डी ऑप्शन डगलस मैकग्रेगर ने दी है। इन्होंने एक्स और वाई के जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत दिए हैं, अगर आपसे पूछ ले जाए एक्स और वाई सिद्धांत या एक्स और वाई थ्योरी किसकी है, तो ये मोटिवेशन की थ्योरी है। और मोटिवेशन की ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थ्योरी है। मतलब इसमें एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। इसके बारे में भी हम आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स में बताते रहेंगे। इसके बाद देख लेते हैं मैनेजमेंट से ये रिलेटेड था ये क्वेश्चन, प्रबंध से। अब देखिए फिर प्रबंध का क्वेश्चन आ गया कि प्रबंध का नियोजन कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोसेस जो है, मैनेजमेंट स्टार्ट होता है प्लानिंग से, और प्लानिंग स्टार्ट होती है गोल और ऑब्जेक्टिव से। आप बताइए जब आप नियोजन बनाएंगे तो किसको ध्यान में रख के प्लानिंग करेंगे, आप अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ जो है वो नियोजन करेंगे। नियोजन का मतलब होता है प्री डिटर्मिनेशन ऑफ टुमारोज वर्क। सामान्यतः कल क्या करना है इसे पहले से तय करना नियोजन कहलाता है। तो नियोजन का मतलब आगे देखना होता, लुकिंग फॉरवर्ड। और लुकिंग फॉरवर्ड हम कब करते हैं, जब हमारे पास कोई गोल हो, कोई ऑब्जेक्टिव्स हों। तो सबसे पहले गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, देन प्लानिंग शुरू होती है, और फिर प्लानिंग पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब उस पर एक्शन लिया जाता है। इसके बाद अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो इसको हम शामिल कर लेते हैं। तो देखिए आपको दिया है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
एक धन 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, इसी दर से यह कितने वर्षों में अपना क्या होगा 16 गुना होगा। तो ये पूछा है कितने वर्षों में ये 16 गुना होगा। तो देखिए हम बहुत सिंपल तरीके से बता देते हैं। मान लो मूलधन आपने प्रिंसिपल कितना मान लिया 100 मान लिया, और ये दुगने की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाता है, दुगना मतलब 200 हो जाता है, ये अमाउंट हो गया। और कितने वर्षों में बोल रहे हैं, 5 ईयर्स में बोल रहे हैं। जैसा आपको दिया गया है कि 5 ईयर्स में कोई भी सम जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इंटरेस्ट बोल रहे हैं, इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट से वो डबल इटसेल्फ मतलब वो डबल हो जाता है। तो 100 से वो कितना हो गया 200, कितने वर्षों में हुआ 5। अब बताइए 200 से हम डबल कर देते हैं तो 200 का डबल हो जाएगा 400, फिर कितने वर्ष लगेंगे 5, क्योंकि 5 वर्षों में डबल होता है। फिर 400 से हम डबल कर देते हैं कितना 800, फिर कितने वर्ष लगेंगे 5, और 800 से फिर हम डबल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1600, कितने वर्ष लगेंगे 5। अब 5 5 करके 4 बार आया तो इसको ऐड कर लें, कितने वर्ष होगा ये 20 वर्ष हो गए। तो आपका आंसर देखिए बहुत सिंपली क्या आ जाएगा 20 ईयर्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कैसे कर दिया, 100 से 200 होने में यानी दुगना होने में 5 वर्ष लगते हैं, तो 200 से 400 दुगना होगा, ट्वाइस होगा, तो फिर कितना लगेगा डबल होने में 5 साल। 400 से 800 होगा तो फिर 5 साल, और 800 से 1600 होगा तो फिर 5 साल। बहुत इजी वे में हमने आपको बता दिया कि 5 5 करके कितने साल लग गए, ये 20 साल लग गए। और 100 से धन देखिए कितना हो गया 1600, क्योंकि यहाँ 16 गुना की बात कर रहे हैं, तो 100 का 16 गुना कितना होता है 1600। तो देखिए हम 100 से कितना लेकर आ गए 1600 तक लेकर आ गए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 20। देखिए इतना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि समायोजन का लेखा कितनी जगह पर किया जाता है। तो हर समायोजन सामान्यतः जो है वो 2 जगह लिखा जाता है। पहली बार ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में आता है यानी व्यापार लाभानी खाते में, और दूसरे बार एडजस्टमेंट कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है। तो 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यापार लाभानी खाते में से किसी एक में, और दूसरे बार कहाँ होगा चिट्ठी में, मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट देन बैलेंस शीट। ऑल एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड 2 टाइम जनरली, है ना। कुछ एडजस्टमेंट 1 बार आते हैं और कुछ एडजस्टमेंट 3 बार भी आते हैं। हमने अपने पेड कोर्स में काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है, और ये एडजस्टमेंट का पार्ट है जो कि यूनिट नंबर 1 से है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए फिर से क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक रेशियो का है। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन जो है आपका रेशियो मतलब कि ये आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो पार्टनरशिप से आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब देख लेते हैं, ये आगे क्वेश्चन दिया है कि सामग्री की लागत 20,000 है, 10,000 आपको ये दिया है, और ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके बताया था कि इसकी लागत कितनी आ रही है 60,000। ये वही क्वेश्चन है। इन तीनों को ऐड करा था तो क्या आई थी प्राइम कॉस्ट, फिर हमने ऐड कर दिया था फैक्ट्री ओवरहेड को, तो आ गई थी आपकी क्या फैक्ट्री कॉस्ट, और फिर ऐड कर दिया था ऑफिस ओवरहेड को, तो आ गई थी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस तरीके से हम इन सब को अगर ऐड करेंगे सिर्फ सेलिंग ओवरहेड को छोड़कर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 60,000, जो कि हम पहले इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। ये भी वही क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में दिया है। अब अगले क्वेश्चन देखिए, फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऊपर भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, नीचे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए हैं। देखिए यहाँ भी प्रैक्टिकल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बताने का मकसद ये भी आपका प्रैक्टिकल आया है, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस से ये क्वेश्चन है, अनुपात विश्लेषण से, और अनुपात विश्लेषण अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद देखिए ये फिर दिया ये क्वेश्चन, ये भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कुल मिलाकर आप देखें, ये अभी विथ इन सिलेबस नहीं है, कुल मिलाकर आप ओवरऑल पेपर का एनालिसिस करें तो 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी एक संख्या है। इसका मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको कवर करना होगा, और छोटे छोटे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से अभी जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है, लास्ट
3-4 डेज़ में हमने जो वीडियो अपडेट किए हमारे चैनल पर उनको आप देखें और प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को समझें। प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पढ़ने से एक फ़ायदा है कि उससे रिलेटेड थ्योरी भी आपसे बन जाएगी और प्रैक्टिकल के जो नॉमिनल क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप कवर कर लेंगे। हम पूरे कोर्स की तैयारी बहुत अच्छे से 120 दिनों में करवा रहे हैं। इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए कि हम कैसे तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारी लेक्चरशिप क्वालिटी जो है वो तो देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम कैसा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, इन सब की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर जो हैं उन पर हमसे कांटेक्ट करें ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे स्टडी प्लान को जल्दी से ज्वाइन कर सकें। जब आप पूछेंगे तभी हमारे स्टडी प्लान को अच्छे से समझ पाएंगे और आप नहीं पूछेंगे तो आपको सब एक्टिविटी हमारी नॉर्मल लगेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसको जल्दी से लाइक कर दें, इस पर कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, और आने वाले वीडियोस भी आप देखते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।